अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इलेक्शन का माहौल बन रहा है और नवाज शरीफ तेज तरीन रिलीफ और लाडला प्लस जैसे इल्ज़ामात के बीचों बीच सियासी जोड़ तोड़ वाला मरहला बड़ी खूबसूरती से तय भी कर रहे हैं। एक जरदारी सब पर भारी वाला नारा जो है ये थोड़ा हल्का पड़ रहा है। मियाँ साहब इस वक्त सब पर भारी पड़ रहे हैं। अब शायद कबूलियत वो लंदन से अपने साथ लेकर आए हैं, जबकि मकबूलियत के लिए भरपूर इलेक्टेबल्स अपने साथ जोड़े जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इनके इस वाइब्रेशन से ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि ये रोज़ाना के दौरे उनके लिए चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का जो तासुर है इसको वाज़े कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून चंद महीने पहले तक इत्तेहादी थे, लेकिन आज अपने अपने सियासी हिस्से पर समझौता करने को तैयार नहीं। ये वही दोनों सियासी जमातें हैं जिनके कायदीन एक ही काबीना में एक जैसे फैसले, हत्ता कि एक जैसी सोच रखते थे। ये वही दो सियासी जमातें हैं जिनमें मिसाक़ जमहूरियत हुआ, लेकिन आज दोनों लाडला बनने की दौड़ में सबकत ले जाने की कोशिश में नजर आते हैं। ये वही दो सियासी जमातें हैं जिन्होंने सारे सियासी इख्तलाफात भुलाकर इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा, इमरान खान पर मुकदमात बने और आज लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कर रही है। ये वही दो सियासी जमातें हैं जिन्होंने मिलकर 16 महीनों की हुकूमत की, रियासत के नाम पर महंगाई जैसे मुश्किल फैसले किए और आज एक दूसरे को कारकर्दगी के ताने दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज फिर पेशावर जलसे में नून लीग को IGI का ताना देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर आज भी कोई समझता है कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं, तो ये इनका गलत फहमी है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में है और इंशाअल्लाह ताला हम हर किसी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम किसी IGI का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम तीर पे लड़ेंगे, तीर पे मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला तीर भी जीतेगा। अब सवाल उठता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून की जोड़ तोड़ की सियासत से क्या नाराज़ हैं? क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि नवाज शरीफ मिशन बलूचिस्तान की कामयाबी के बाद अब सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूत सियासी क़िला भी खाली कराने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए नून लीग मुखालिफ बयानियाँ बना रही है? एक सवाल ये भी है कि क्या मियां नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के सियासी गढ़ सिंध में बलूचिस्तान जैसी कामयाबी मिल पाएगी? क्या वाकई सिंध में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी लोग नून लीग में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं? पीपल्स पार्टी की साख तहरीक इंसाफ का भी यही मानना है कि पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ भी ये समझती है कि पंजाब में अपनी मकबूलियत खो जाने की वजह से नवाज शरीफ को दूसरे सूबों का रुख करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून मुल्क भर से इलेक्टेबल्स इकट्ठे करके सादा अक्सरियत की जो उनकी ख्वाहिश है, बल्कि दावा भी है, क्या ये पूरा हो सकता है? नून लीग पर यह भी तनकीद है कि कल तक बाप के लोग PTI और PP की हिमायत करने की वजह से बुरे थे, तो आज वो इनके लिए अच्छे कैसे हो गए? ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए वोट को इज्जत दो समेत अपने तमाम नज़रियात पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है? इसके साथ नवाज शरीफ को अभी से वज़ीर आज़म बनाकर पेश करने समेत इलेक्शन की शफाफियत पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और PTI मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं और नून लीग को सिस्टम का लाडला होने का ताना दे रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर मुस्लिम लीग नून सिस्टम की फेवरेट नहीं है तो फिर खुलकर इस बयानिए को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? नून लीग सियासी मुखालिफिन के बयानिए को ज़ाइल करने में अभी तक क्यों नाकाम है? मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब आपका। जावेद लतीफ़ साहब, पीपल्स पार्टी 16 महीनों की हुकूमत में मईशत को लेकर जितने भी मुश्किल फैसले थे आप लोगों के साथ खड़े रहे, हुकूमत में होने तक ये ओन भी करते थे, लेकिन आज सारी जिम्मेदारी नून लीग पर डाली जा रही है। बिलावल भुट्टो आज भी ये कह रहे हैं कि जो नून लीग है ये महंगाई लीग बन चुकी है। आवाम को कह रहे हैं कि अगर आपने महंगाई लीग को वोट दिया तो इस मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। इवन कि आज उन्होंने कहा कि आप लोग तो गवर्नेंस तक करना नहीं जानते हैं, वोट की इज्जत करते हैं ना, आप लोग हुकूमत करना जानते हैं। एक्चुअली आप लोग अपनी कारकर्दगी से इतना शर्मिंदा हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है। हाँ शाजिया, बात यह है कि हम तो उस वक्त भी शर्मिंदा होते थे जब हमें कश्मीर के इंतखाबात में मोदी का यार कहा जाता था। शायद किसी और को शर्म ना आ रही हो, हमें तो आती थी। अब इसी तरह अगर कोई हमें कोई ब्लेम करता रहे तो उसका तो मैं नहीं कुछ कह सकता, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। सवाल भी आपका उन्हीं से बनता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है जो आपकी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है कि वोट को इज़्ज़त दो या खिदमत का भी हमारा एक माजी है, हमारा एक हमारी क्रेडिबिलिटी में ये चीज़ शामिल है कि हम जो नहीं कहते वो भी करके दिखाते हैं और जो कहते हैं वो तो करते ही हैं।
और जहाँ तक वोट को इज़्ज़त दो का तल्लक है, तो बात मैं जिस तरह वो करते हैं वो तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा उनसे अच्छा तल्लक है, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मगर वोट को इज़्ज़त दो, पहले भी हम कहते थे, हम आज भी कहते हैं, हम आइंदा भी कहते रहेंगे, क्योंकि वोट को इज़्ज़त दो का मकसद आइन कानून की बालादस्ती को तस्लीम करना है। और आइन कानून की बालादस्ती को तस्लीम कहाँ से नहीं किया जाता था? अदारों में बैठे चंद लोग जो थे वो अब ख़ुद को आइन से मावरा समझते थे, बुलंद समझते थे, जिसकी वजह से ख़राबियाँ पैदा होती थी और उस अदारे के तमाम इख्तियारात जो थे वो गैर आइनी तरीक़ों से वो इस्तेमाल करते थे। अब जब एक अदारे ने ख़ुद को पॉलिटिकल कह दिया और 9-10 मई के बाद ख़ुद एहतसाबी अपने अंदर की, अपने अदारे के अंदर, जो कि हर अदारे के अंदर ख़ुद एहतसाबी का तरीक़ाकार मौजूद होने के बावजूद कभी किसी ने नहीं किया था, तो हमें उससे इत्मीनान भी हुआ और हमने समझा, और यकीनन जो सही समझते हैं और पाकिस्तानी अवाम भी उसको सही तस्लीम करते हैं कि हमारी जद्दोजहद के नतीजे में अगर अदारों ने आइन कानून के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया तो यही हमारी जद्दोजहद का नतीजा निकलना चाहिए था, जो आया। अब दूसरा अदारा, दूसरे के अदारे से भी लोगों को हमारे समेत शिकायत थी हैं कि अदारे के अंदर से इंसाफ हर एक को मिलना चाहिए। अब आ जाएँ कि फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो जजमेंट आई पिछले दिनों और फिर उस पर कमीशन बाइख्तियार बनाने की बात हुई और कमीशन को एक टाइम फ्रेम दे दिया गया। अब उसके बाद मुझे ये बताएं कि क्या मैं अपने अदारों का दुश्मन हूँ? मेरे रियासत के अदारे नहीं हैं। जिस इदारे की बात आप कर रहे हैं वो आप कुछ हो सकती है, या आप उसको आज एक डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हैं, एक अलग नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में मुख्तलिफ सोच रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही तो शिकायत कर रही है कि वही सब कुछ आप लोगों के लिए आज हो रहा है जो इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए होता था। आप लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है, इसीलिए तो आपको सेलेक्टेड कह रहे हैं। तो जिस इदारे की बात कर रहे हैं वहीं से शिकायत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है कि वही सहूलतकारी आप लोगों के लिए हो रही है, वही सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है। मेरा ख्याल है ये सवाल आपका शाजिया बनता उनसे था, मगर आप मेरे से कर रही हैं तो मैं उसका जवाब इस तरह दूंगा कि अगर आप उनसे सवाल करें या वो जब बात करते हैं तो उनको चाहिए, ये मेरा मशवरा है कि अगर कोई 2018 की तरह सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है तो उसका नाम लें। हम तो नाम लिया करते थे, हम कहा करते थे कि अदारों में बैठे फलां लोग जो हैं वो गैर आइनी काम कर रहे हैं। अगर आज भी हो रहा है, बतौर अदारा हो रहा है, तो अदारे का नाम लें। अगर अदारे में बैठ के कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं गैर आइनी, उनका नाम लिया जाना चाहिए। और जहाँ तक तल्लक है लेवल प्लेइंग फील्ड का, हाँ शाजिया, लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक के लिए होनी चाहिए, मगर इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि 2018, 2008 और 2002 की तरह कि मुझे आप उस प्रोसेस से बाहर रखें, नवाज शरीफ को उस प्रोसेस से बाहर रखें और कहें कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। फिर उस इंतखाबात पे फिर एतराज़ किया जाना चाहिए था ना, उन नताइज पे एतराज़ किया जाना चाहिए था, उन नताइज को तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए था। और क्या मैं आज ये समझूं कि ये 2018 की तरह क्या लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं कि जिस तरह हमें इलेक्शन से बाहर रखा जाए और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड है? तो मैं उनसे माजरत से ये अर्ज करूंगा तो आप ये कह रहे हैं ये सिलेक्शन तो होती है मगर लेवल प्लेइंग फील्ड वही होती तो है कि इंसाफ के तकाजे हर एक के लिए पूरे हो। हाँ, इंसाफ के तकाजे। तो आप ये कह रहे हैं 2018 में जो ज्यादतियां, जो गलतियां हो चुकी, जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, वो ज्यादतियां, गलतियां अब दोहराई नहीं जानी चाहिए किसी के भी साथ। किसी, मैं कहता हूं किसी पीटीआई के चेयरमैन तो क्या, किसी पाकिस्तानी शहरी के साथ भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए जो हमारे साथ हुआ है। मगर मेरी आपसे गुजारिश है
कि जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड आज मांग रहे हैं कुछ दानश्वर हल्के, कुछ तजिया नगार, कुछ एंकर साहबान और कुछ सियासी जमातें, उनकी खिदमत में ये मेरी गुजारिश ज़रूर है कि मुझे ये सिर्फ बता दें कि 9-10 मई के मास्टरमाइंड हों या फैज़ाबाद धरने के, या 2017 का फैसला करवाने के मास्टरमाइंड, या 2014 का धरना दिलवाने वाले, या अल कादर ट्रस्ट के बेनिफिशरी, या 190 मिलियन पाउंड जो खा गए, क्या इंसाफ के तकाजे इलेक्शन से पहले वो पूरे नहीं होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए? ताकि दूध का दूध, पानी का पानी और लोगों तो केसेस लगने जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही केसेस ला रहे हैं ना। आइंदा आने वाला जो हफ्ता है बड़ा अहम है। 21 नवंबर को एवन फील्ड और अल अजीजिया की जो सजाएं हैं नवाज शरीफ साहब की, उनके खिलाफ अपीलों पर समाअत होने जा रही है। तो क्या उम्मीद है? जाहिर है अगर नवाज शरीफ के हक में फैसला आता है तो 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं उनका रास्ता साफ हो जाएगा। जाहिर है वो आसानी से इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि अब की बार इंसाफ की कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखें शाजिया, ये आपने जुमला अच्छा कहा कि कितनी उम्मीद है इंसाफ मिलने की, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि अगर 6 साल बाद मेरा केस सुनने के लिए अभी फिक्स हो रहा है तो उस पे भी मुझे कहा जाता था कि और उन ख़ास हलकों की जानिब से, उन ख़ास लोगों की जानिब से जो एंटी अदारा हैं, एंटी अदारे की बात कर रहा हूँ, वो उन पे गुस्सा निकालने की जगह हमें फिक्स कर लेते हैं, हम पे वो सारा गुस्सा निकालते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो सके। क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल होगा तो अदारे भी स्टेबल होंगे, क्योंकि अदारे स्टेबल होंगे तो पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की बालादस्ती और इंसाफ के दरवाजे खुलना शुरू होंगे। अब आ जाएं, जो आप बात कर रही हैं, 2 माह पहले तक ये लोग भी यही बात किया करते थे जो आज शाजिया ज़िशान बात कर रही हैं कि इंसाफ की कितनी उम्मीद है। उस वक्त वो भी यक ज़ुबान ये बात किया करते थे कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा। चलें, आज कुछ कमी आई उनकी अपनी ज़रूरतों के पेश नज़र, मगर मैं समझता हूँ कि कोई शख्स इंसाफ के मेंबर पे बैठा हो तो खुदा के फजलो करम से 1% भी कोई नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ बरी नहीं होंगे, इसलिए कि नवाज शरीफ के साथ हुई ज़्यादती सारी दुनिया में कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी अदालत नहीं है जो बेटे से तनख्वाह ना लेने पे किसी को तायात ना अहल कर दे। जावेद लतीफ़ साहब, पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अदम एतमाद के बाद जब हुकूमत बनाई तो हमने तकरीबन 1.5 महीने बाद ये फैसला कर लिया था कि हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया था, तकरीर तैयार थी, सबको एतमाद में ले लिया गया था, सबको पता था, सब कुछ तैयार था। लेकिन उधर से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम दे दिया। तो हम तो अल्टीमेटम के सामने खड़े होने वालों में से हैं, हम कोई डरने वालों में से नहीं हैं, तो लिहाजा ये सारा फैसला वापस हुआ। क्या वाकई सब कुछ ऐसा था? क्यों इतना सीरियस लिया आपने इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च था, उस चैलेंज को? आपको नहीं लगता कि अगर वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का फैसला आप लोग बरकरार रखते तो 16 महीनों में जो इतने मुश्किल फैसले किए, फिर महंगाई का ज़ाहिर है अब आप लोगों को बोझ उठाना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा इंतखाबात में। जाहिर है अब तो पीपल्स पार्टी भी आप लोगों को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है, वो कह रहे हैं महंगाई लीग, अवाम भी आप लोगों से पूछेगी। तो क्या ये बेहतर ना होता कि आप लोग असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का जो फैसला था उसको बरकरार रखते? इतना सीरियस ले लिया आपने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के चैलेंज को? उसकी 2 वजूहात थी। नंबर 1 तो जो आप खुद कह रही हैं कि इतने मुश्किल फ़ैसले आपने 16 माह में किए और अपनी मकबूलियत गंवाई, जिसका खमियाजा आपको इंतखाबात की शक्ल में भुगतना पड़ सकता है, तो आपने ये क्यों किया? रियासत की जो जमातें होती हैं, जो कौमी जमातें होती हैं, वो रियासत पे कुर्बान होने के लिए बनती हैं, जिस तरह हमने कुर्बानी दे के दिखाई। जहाँ तक आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि इमरान खान
की ज़िद के आगे आपने क्यों फिर कहा कि हम कमान संभालते हैं? उसकी वजह यह है कि जो सहूलतकारी उसको मैसर थी और जिस तरह वो सारे लोग मिल के उसको खड़ा कर रहे थे, उस वजह से उनके सामने खड़ा होना वक्त की ज़रूरत थी, ताकि कौम को पता चल सकता कि पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग कुछ जो हैं वो किस तरह कौन सहूलत उस वक्त कर रहा था? किसने सहूलतकारी की? जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इमरान खान की सहूलतकारी थी और वो उस ऐलान के बाद भी उसको मैसर रही और वो 9-10 मई तक एक ख़ास अदारे के अंदर से मौजूद रही। जब उन्होंने अपने अदारे के अंदर ख़ुद एहतसाबी की तो सज़ाएँ जब दी तो वो चीज़ें सामने आईं। दूसरे अदारे के अंदर भी मौजूद थी हैं, मगर दूसरे अदारे ने जब फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो जजमेंट थी उस पर कमीशन बनाया और उस वहाँ से काम शुरू किया और इतना पावरफुल बाइख्तियार कमीशन को कर दिया कि वो जो सहूलतकारी उस वक्त होती थी, जावेद लतीफ़ साहब, अगर वाकई सहूलतकारी होती 25 मई को जो तहरीक इंसाफ का हाल किया गया, जब वो लॉन्ग मार्च के लिए निकले, लोगों को तो घरों से निकलने ही नहीं दिया गया। अगर वाकई पीछे से कोई सहूलतकारी कर रहा था, इमरान खान को सहूलतकारी मिल रही थी, तो फिर ये हाल ना होता जो 25 मई को तहरीक इंसाफ का हुआ। फिर सहूलतकारी करने वाले मंजिल तक पहुंचा के आते। ये कैसी सहूलतकारी थी कि इतना बुरा हाल हुआ उनका 25 मई को? देखें मंजिल जो उसकी थी वो 9-10 मई को नज़र आ गई। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी को मारने की मनसूबाबंदी घर से करके निकलें और कामयाब होकर ही आएँ, कत्ल करके ही आएँ। ऊपर बचाने वाला भी है, रियासत को बचाने वाले भी लोग मौजूद थे जिन्होंने अपना सीना तान के उसकी मनसूबाबंदी को फेल किया, नाकाम किया। क्या आप इससे पहले शाजिया कह सकती हैं कि ज़मान पार्क के बाहर जो आप रोज़ खेल देखती थी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी सियासी जमात ने इस तरह का मनसूबाबंदी की हो या इस तरह की वायलेशन कानून की हो या इस तरह का मसला जत्थे तैयार करके आइन नाफज करने वाले अदारों के सामने खड़े कर दिए गए हों? क्या आपने जुडिशल कम्प्लेक्स का हाल देखा था? क्या आपने पाकिस्तान भर में जो चीज़ें देखी हैं 75 सालों में आपने कभी देखी थी? रियासत की ईंट से ईंट बजाते हुए सियासतदानों के रूप में किसी को नहीं देखा था। आप अगर कोई इस तरह का फेल करता था तो कोई उसको सियासी जमात या सियासतदान नहीं कहता था, उनको दहशतगर्द कहा करता था। क्या आपने कभी इससे पहले देखा था या सुना था? मियां वाली एयर बेस का नाम आपने 9-10 मई को मियां वाली एयर बेस का नाम सुना और उनको कटहरे में ना आज तक ला सके तो दूसरा हमला कर दिया गया दहशत गर्दों ने उसी मियां वाली एयर बेस का। तो आज भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 9-10 मई के मास्टरमाइंड समेत उन किरदारों को कटहरे में लाकर इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो रियासत के अंदर। जावेद लतीफ़ साहब, आखिरी सवाल। बड़ी तनकीद हो रही है नून लीग पर, बलूचिस्तान से बाप पार्टी के लोगों को जो साथ में लाया है, आप पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि कल तक ये बाप पार्टी के जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ जब मिले उनके लिए वो लोग बुरे थे, आज आप लोगों ने साथ मिला लिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि वही लोग जिन्होंने 2018 में अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत की, मुश्किल वक्त में आप लोगों को छोड़ा, पार्टी को नुकसान पहुंचाया, आज ऐसी क्या मजबूरी थी कि दोबारा उन लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ गया और आज यही बाप पार्टी के लोग कैसे अच्छे हो गए नून लीग के लिए? शाजिया, आप ये सवाल करते हुए अगर थोड़ा सा ये भी देख लेती कि क्या इंतखाबात में वो इलेक्ट हो चुके हैं, इलेक्ट होने के बाद हम उनका वोट ले रहे हैं, अभी वो इलेक्ट नहीं हुए और इंतखाबात सर पे हैं। अगर हम में से उनको कोई सियासी सपोर्ट मिल सकती है, कोई वोट हमारे टिकट से इजाफा उनके वोटों में हो सकता है, यकीनन हर कैंडिडेट का ये ख्वाहिश होती है, यकीनन हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि उसको टिकट दिया जाए जो अपने भी असर रसूख हल्के में रखता हो। तो आप मुझे ये बताएं
कि अगर तो इंतखाबात के बाद ये चीज़ें आपको नज़र आती तो ये आपके सवाल जायज़ थे, और अगर इंतखाबात से पहले कैंडिडेट भी और जमात भी रिस्क ले रही है इस बात का कि उस वक्त जो कुछ भी जिन्होंने करवाया था वो गलत था और कौम को इस चीज़ का इल्म हो चुका है, इस चीज़ का इदराक हो चुका है कि उनके साथ करने वाले कौन थे और किस तरह करवाया गया। आज तो सब आज़ाद है, अपनी आज़ादी से कोई ज्वाइन कर रहा है तो मेरा ख्याल है उस पे दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन की आमद में सिर्फ 80 दिन रह गए हैं। सियासी सफ़बंदियाँ और जोड़ तोड़ हो रहा है। दो बड़ी जमातों यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इलेक्शन की गहमा गहमी भी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेहाद से तलखियों का भी एक सफ़र शुरू हो चुका है। अहम बात यह है कि PDM हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी नून लीग का बोझ बांटने की बजाय महंगाई की तमाम तर जिम्मेदारी नून लीग पर डालते हुए उसे महंगाई लीग का नाम दे रही है। मुस्लिम लीग नून 3 सूबों में छोटी जमातों को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ना चाहती है, जिसे पीपल्स पार्टी की क़यादत पुरानी सियासत और इलेक्टेबल्स की सियासत का नाम दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये मानना है कि पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड माजी में मिली, ना ही अब मिल रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने किसी का नाम लिए बगैर एक बार फिर ये कहा, मुतालिबा किया कि अब 70 साल के बुजुर्गों की जगह नौजवान क़यादत को आगे आने का मौका दें। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, जरा देखिए। ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है आपके घर बैठे मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, इससे बेहतर नहीं है कि किसी को आपने अगर चौथा दफा वजीर आजम बनाने के बजाय पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाएं ताकि हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर सके और इस मुल्क के तमाम मसाइल हल कर सके। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 70 साल के बहुत से बुज़ुर्ग सियासतदान तो पीपल्स पार्टी में भी मौजूद हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो उन्हें भी रिटायर्ड करने की बात कर रहे हैं? बात करें अगर मुस्लिम लीग नून की, तो वो पीपल्स पार्टी की तनकीद को खातिर में नहीं ला रही है और बलूचिस्तान, सिंध और KP में सियासी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट करके अपनी गिरफ्त मजबूत करती नज़र आ रही है। राना सनाउल्लाह ने तो इलेक्शन में पंजाब से सीटें जीतने का दावा ऐसे कर दिया जैसे कोई मुकाबिल है ही नहीं उनके। क्या कहा राना सनाउल्लाह ने, ज़रा देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की 141 सीट्स जो है, हमारा एक जो सरसरी जायज़ा है उसके मुताबिक राउंड अबाउट 120 और 25 के करीब सीटों पे हम कामयाबी पंजाब से हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर नून लीग को पंजाब से इतनी बड़ी लीड का यकीन है तो PTI और पीपल्स पार्टी की फिर सूबे में पोजीशन क्या है? अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो क्या पंजाब में 125 सीटें किसी दीवाने का ख्वाब तो नहीं बन जाएगा? सवाल ये भी है कि पीपल्स पार्टी क़यादत को KP में इख्तलाफात का भी सामना है। ऐसी सूरत हाल में सिंध से बाहर पीपल्स पार्टी कितना कामयाब हो सकती है? मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपका। हसन मुर्तज़ा साहब, आज जावेद लतीफ़ साहब मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्यों लग रहा है, ये क्यों बिलावल भुट्टो बार बार ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को नून लीग को बिल्कुल ऐसे ही मुसल्लत किया जा रहा है जैसे 2018 में तहरीक इंसाफ के लिए जो सहूलतकारी हुई अब वो नून लीग के लिए हो रही है। तो जावेद लतीफ़ साहब ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी सिर्फ ये तासुर क्यों दे रही है, नाम लेना। अगर बिलावल भुट्टो साहब को लग रहा है कि हमें मुसल्लत किया जा रहा है, नवाज शरीफ को मुसल्लत किया जा रहा है, तो आप नाम क्यों नहीं लेते हैं कि मुसल्लत कौन कर रहा है? उन्होंने मुझे ये कहा कि हम तो बाकायदा नाम लेते थे, जब हमारे साथ ज्यादती हो रही थी तो हमने बाकायदा उन लोगों के नाम लिए कि कौन कौन हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। तो बिलावल भुट्टो को भी चाहिए कि नाम लें कि कौन हमें मुसल्लत कर रहा है। देखें, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। जावेद लतीफ़ साहब भी बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और राना सनाउल्लाह साहब भी बड़े सीनियर हैं और एक सियासी कारकुन थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहे। गुजारिश ये है कि
जवेद लतीफ साहब को शायद इस चीज का इल्म नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों को कमजोर नहीं किया। ये बच्चे बच्चे को पता है कि कौन लाता है और कौन ला रहा है। पीपल्स पार्टी को उसके कहने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ उन्हें ये कहती है कि हम आपको उस वक्त भी ये कहते थे कि आप ऐसी रिवायात ना कायम करें जिसकी कल को आपको सजा भुगतनी पड़े। पीपल्स पार्टी की कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुकदमात बने, पीपल्स पार्टी छोटा करने के लिए उसमें डेंट डाले गए। 2013 में पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, 2018 में पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, 2002 के अंदर पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया। कभी पैट्रियट बना दिए गए, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिए गए। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस में इंतहा पसंदों की रकूम भी खर्च हुई। क्यों नहीं असगर खान केस का जो फैसला है उस पर मनुआन अमल करवाया जाता। आज अगर ये की जा रही है कि हम 120 से 125 सीटें लेंगे 141 में से, तो जनाब ये किसको आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? ये आज आप किसको गुमराह कर रहे हैं? कल तो इमरान खान गुमराह करता था इस मुल्क के नौजवानों को, आज कौन गुमराह कर रहा है? शायद उनके कॉन्फिडेंस के पीछे ये वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो जेल में है, कुछ लोग छोड़ के, बल्कि काफी लोग छोड़ के आईपीपी में शामिल हो गए हैं। शायद उनका टिकट लेने वाला कोई नहीं है या उनको कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हुई साइड पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन वैसे ही पंजाब में कमजोर है। शायद इसकी ये वजह है कॉन्फिडेंस की कि हम 25 सीटें ले लेंगे। देखिए, मैं कोई तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं या मैं कोई उनकी फेवर की बात नहीं कर रहा। जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, जब बेगम नुसरत भुट्टो जेल में थी, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जेल में थी, क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी? पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई थी। उनके कारकुन, उनके जियाले सड़कों पे थे, कूड़े भी खाते रहे, जेलें भी काटते रहे, किले भी काटते रहे, जिए भुट्टो की सदाएं बुलंद करते रहे। इस तरह से पार्टियां या इस तरह से सियासी कारकुन खत्म नहीं हो जाते। आप वक्ती तौर पे उन्हें दबा सकते हैं, उनकी क़यादत कुचलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं होती चीजें। ये आप इस मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप इस मुल्क के नौजवान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। किसी भी सियासी जमात को अगर आप दीवार से लगाएंगे, उसकी क़यादत को दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा और वो बड़ा स्वेयर और शदीद किस्म का होगा। शायद पीएमएलएन ये एक दफा फिर गलती करने जा रही है और हम पीपल्स पार्टी नहीं चाहते कि पॉलिटिकल फोर्सेस कमजोर हो। हम चाहते हैं कि वो मैदान में रहें, मैदान तो में। क्या कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी? अगर इत्तेहादी गवर्नमेंट बनती है, कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होती है विफाक में, तो क्या आप उस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे? फिर आप ये ऐलान करें कि हम लोग ऐसी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे नहीं जिसको मुसल्लत किया जा रहा है। देखिए, गुजारिश ये नहीं है कि कल को क्या होगा। इस मुल्क के साथ जो कुछ होता रहा है या जो कुछ होने जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे उसको निकालने की और बचाने की कोशिश पहले भी करती रही है और आइंदा भी करती रहेगी। अगर कोई मुल्की मफाद में हमें सख्त फैसला भी लेना पड़े तो पीपल्स पार्टी ने लिया है। और आज जो हमें बार बार ये ताना सुनने को मिलता है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी कमजोर हो गई है, तो उसकी वजह भी यही है कि हमने हमेशा रियासत बचाई है, हमने सियासत नहीं बचाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो फिर अपने फैसलों के साथ खड़े हो ना, फिर आप लोग अपने फैसलों के साथ खड़े क्यों नहीं है? मुश्किल फैसले जो आप लोगों ने 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत के साथ मिलकर लिए, साथ खड़े रहे, महंगाई के बारे में जब सवाल करते थे तो आप यही कहते थे कि हम रियासत बचा रहे हैं, लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो हैं वो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों से उतार कर नून लीग पर डाल रहे हैं और उनको महंगाई लीग का नाम दे रहे हैं। क्या नून लीग ही महंगाई की जिम्मेदार है? देखें, आप शायद या हकायक से आगाह नहीं है और या आप समझना नहीं चाहती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम उस हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, उसके फैसलों की हम जिम्मेदारी नहीं। मैं ये बात तो कर ही नहीं रही कि उन्होंने कहा है, मैं तो ये बात कर रही हूँ कि वो नून लीग को महंगाई लीग कह रहे हैं।
तो महंगाई लीग का कहने का क्या मतलब है? यही मतलब नहीं है कि उन महंगाई की जो पिछले 16 महीनों में हुई नून लीग जिम्मेदार है? फिर मुझे महंगाई लीग का मतलब समझा दें। मैंने ये तो नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि उन मुश्किल फैसलों में हम साथ खड़े नहीं थे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये महंगाई लीग बन चुकी है। अब आप अगर सारा प्रोग्राम सवाल में ही गुजारना चाहती हैं तो आपकी मर्जी की बात है। जनाब, मैं गुजारिश कर जी मुझे बात करने देंगी? जी प्लीज, मेरा जवाब सुनेंगे आप? जी। मैं जो कह रहा हूं वो मुकम्मल सुन लें। मैं अब भी कह रहा हूं आपकी सारी बात के बाद कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कभी भी ये बात नहीं कहते कि हम उनके साथ हुकूमत में नहीं थे, हम उन फैसलों में शामिल नहीं थे। हम यकीनन उनके साथ थे, हम उनके इत्तेहादी थे। उस वक्त अगर उनका साथ ना दिया जाता तो शायद कोई अलमिया हो जाता। लेकिन हम साथ साथ ये कहते हैं कि हमें जो जो जिम्मेदारी जिस पे बनती है वो उस पे होनी चाहिए। अगर इसहाक डार साहब कहते हैं कि मैं डॉलर कंट्रोल कर लूंगा और वो नहीं कर पाते तो उसकी जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए। अगर पीएमएलएन अपने हलकों के अंदर डेवलपमेंट करवाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो डेवलपमेंट का शेयर नहीं दिया जाता तो फिर हम उस महंगाई का शेयर बर्डन अपने कंधों पे क्यों ले? हम कहते हैं जो वजारतें आपके पास रही हैं उसका जवाब आप दें, जो वजारतें पीपल्स पार्टी के पास रही हैं उसका जवाब वो दे। जी हाँ। तो इसका मतलब है जो भी मईशत के हवाले से सख्त फैसले थे उनकी सारी जिम्मेदारी नून लीग पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नहीं है। जी, उन पे बनती है। तो ये तो फिर तासुर ये बन रहा है ना कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोट बैंक को स्ट्रांग करने के लिए अब इससे निकलना चाह रही है। क्योंकि जब आप लोग हुकूमत में थे हम सवाल करते थे सख्त फैसलों के बारे में, महंगाई के बारे में, तो आप लोग हमेशा यही कहते थे कि रियासत को बचाने के लिए करना पड़ते हैं और सारे फैसले कैबिनेट में होते थे ना, काबीना का मुतफक्का फैसला होते थे ना सारे। जी, कैबिनेट में अगर कोई इख्तलाफ भी करता है ना तो जो कैबिनेट जो है वो कसरत राय से जो फैसला हो रहा हो वो ही फैसला माना जाता है। उसमें अगर 10 आदमी अपोज कर रहे हैं और अगर 11 आदमी उसका साथ दे रहे हैं तो वो फैसला पास हो जाता है। उसमें कौन सा ऐसा है? और इतना तो शायद पीएमएलएन को भी इतराज नहीं है जितना आप उसको महसूस कर रहे हैं। नहीं, आप लोग बात कर रहे हैं महसूस करने वाली क्या बात है? तो फिर आप लोग कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में इन फैसलों की मुखालफत करती थी महंगाई की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती थी मुखालफत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो 1000 दफा कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा है कि ये फैसला गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गलत होता था उसे गलत उस वक्त भी कहती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद मुर्तज़ा साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इलेक्शन 2024 की तैयारियों में सियासी जोड़ तोड़ भी हो रहा है। कुछ सियासी लीडर और कई सियासी पार्टियों के साथ अब तो आवाम खुद लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान में 2 ही सियासी नज़रियात थे, एक रिवायती सियासत और दूसरा एंटी रिवायती सियासत। ये नज़रियात अपने अपने हलकों में इतने मकबूल हो गए कि शिद्दत आ गई। सियासी तकसीम जो थी ये सियासी दुश्मनी में बदलने लगी। जो बीच में आया उसको रगड़ दिया गया, चाहे वो इदारे थे, चाहे वो अदलिया थी या फिर वो सहाफ़त थी। सभी इस गंदे धंधे में बदनाम होकर रह गए। बात रियासत के गरेबान तक चली गई। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसी इदारे का एहतराम किया गया, ना ही कोई सियासी हल इस चीज़ का निकाला गया। फैसले की घड़ी थी और फैसला आवाम ने करना था। इलेक्शन तो नहीं हुआ, एक्शन शुरू हो गया। फिर एक सियासी जमात एक्शन की ताब ना ला सकी, पार्टी टूटने लगी। कोई चढ़ते सूरज को लेकर पार्टी छोड़ गया, कोई मुकदमात से बचने के लिए सियासत को खैरबाद कर गया। अब बज़ाहिर तो कुछ नहीं, लेकिन इस पार्टी की बाक़ियात में लीडर तो नहीं, लेकिन अवामी मकबूलियत शायद अभी भी बची है, अभी है, जो पाकिस्तान में जमहूरियत से लेवल प्लेइंग फील्ड तक का अब तकाज़ा कर रही है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब जो मखसूस अवामी तबका रिवायती सियासत को रिजेक्ट कर चुका था
वो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करता है। जो मोरूसी और नस्ल दर नस्ल सियासत को गलत मान चुके थे, उन्हें वोट डालते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। जो आवाम करप्शन और लूटमार के मुकदमात पर एतबार कर चुकी थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड का आज मुतालबा करती है। अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में उतरने की इजाज़त नहीं मिलती तो उनके वोटर 8 फरवरी को क्या घर बैठे रहेंगे या वोट देने के लिए निकलेंगे? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। अतर काज़मी साहब, जो अब एक माहौल बन गया है, इलेक्शन से पहले जिस तरीके से नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का एक तासुर मजबूत हो रहा है कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन नहीं रहे, उनको बनाया जा रहा है, उनके लिए सारे रास्ते साफ़ किए जा रहे हैं। शायद एक आम आदमी के लिए केसेस लगने की जो रफ्तार है, जिस तेज़ी से केसेस सुने जा रहे हैं, अब आप देखें ना 21 नवंबर को उनके केसेस की हियरिंग है, तो ये जो तासुर है जिसका अब गिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको एक्सेप्ट कर चुकी है कि वाकई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे और चौथी बार वो ही बनने जा रहे हैं। कितना इस तासुर में आपको हकीकत लगती है, कितना ये हकीकत के करीब है ये तासुर? देखिए, इसमें दो पहलू हैं आपके सवाल के। एक कि ये क्या ये जो तासुर है कि वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वो किस तरीके से बन रहा है वो तासुर, पीपल्स पार्टी क्यों कंप्लेन कर रही है, उसमें वो कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही करती हैं। मुकदमात का जिक्र आपने किया, फिर ओवरऑल जिस तरीके से मियाँ साहब को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हर जगह पे उनके लिए सहूलतें हैं कि वो नैब के सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, लेकिन नैब कहती है कि हमें उनकी कस्टडी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अगर कोई नैब का मुलजिम है तो उसके हवाले से नैब का क्या रवैया, तो ये वो सारी चीज़ें जिनकी तरफ इशारा करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपनी तरफ से, इनको लगता है ऐसे कि वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। अब दूसरा ये कि वो कितने करीब हैं, क्या और क्या ये चीज़ हकीकत के करीब है? जी, ज़मीनी हकीकत तो ये है कि मियाँ साहब तो लाहौर जीतने के भी इस वक्त पोजीशन में नहीं है, तो वज़ीर आज़म वो किसके बल पे बन जाएंगे? आप लाहौर ना जीतने की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब की आपने सुनी होगी, वो कहते हैं 141 में से 125 सीटें तो हम अपने नाम कर लेंगे, वो तो इतने कॉन्फिडेंट है, और आप कह रहे हैं वो लाहौर जीतने की पोजीशन में नहीं है। नहीं, वो 125, मैं वो जो है थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ करूंगा, 125 नहीं, मेरे ख्याल में 140 सीटें वो जीतेंगे और एक सीट जो हारेंगे वो भी शायद धांधली की वजह से वो हार जाए। अच्छा। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। दूसरी बात ये कि ज़मीनी हकाइक क्या हैं, अभी वो आ जाएं किसी जगह पे, दूसरे किसी भी जमात के सामने खड़े हो जाएं उधर लाहौर के अंदर, और वहाँ पे अगर तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट उनके सामने होता है तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। और यही वजह है कि उनको भी पता है कि वो कभी एक बात करते हैं कि जी हमने फायर फाइटिंग की 16 माह के दौरान, हमारी जो हुकूमत थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि जी हम चीज़ों को एक तरह से दोबारा पटरी पे डालें। तो उनको ज़मीनी हकाइक का पता है। वो मियाँ साहब जो अपने साथ इतनी जल्दी इत्तेहाद नहीं बनाते, वो कभी MQM वालों से मिल रहे हैं, कभी वो चल के बलूचिस्तान जा रहे हैं। यही मैं आपसे पूछने लगी थी, यही मैं आपसे पूछने लगी थी अतर, कि अगर वाकई उन्हें पंजाब में भी कोई डर होता, कोई खौफ होता, या वो समझते कि PTI हमें टफ टाइम दे सकती है, तो यहाँ पर भी वो जोड़ तोड़ करते, यहाँ पर भी कोई हिलजुल हमें नजर आती, किसी ना किसी को साथ में लाते। IPP है, जिस तरीके से बलूचिस्तान में बाप पार्टी के लोगों को उन्होंने अपने साथ में लाया, सिंध से उन्होंने MQM को अपने साथ में लाया, तो लगता है कि पंजाब में उनको वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि शायद वो यहाँ से जो है ना वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे। यहाँ पे उन्हें जो PTI की सपोर्ट थी, जो वोट था, शायद अब वो नहीं रहा। शायद यही कॉन्फिडेंट है कि उन्हें पंजाब की इतनी फिक्र नहीं है। देखिए, उनको ये फिक्र नहीं है कि उनको अब लगता है इस तरह कि अभी हमारे सामने PTI का शायद कोई कैंडिडेट नहीं होगा। और दूसरी बात, उनको पता है कि पंजाब में PTI के अलावा किसी का वोट बैंक ही नहीं है, तो वो IPP से इत्तेहाद करके क्या करेंगे? क्या IPP का कोई भी ऐसा मोजिज़ लीडर है जो अपना हल्का भी जीत सके? अलीम खान साहब लाहौर के किसी भी हल्के में खड़े हो जाएं, क्या वो जीत सकते? नहीं, इस पोजीशन में वो नहीं है। जहांगीर तरीन साहब अपना हल्का नहीं जीत सकते, तो IPP तो कुछ ऑफर करने के काबिल ही नहीं है। तो इस वजह से IPP से इत्तेहाद का क्या फायदा? वो इत्तेहाद हो सकता है अलीम खान, कि हुकूमत के बाद तरीन या जो भी लोग PTI छोड़ के IPP में शामिल हुए हैं, उनकी पहचान सिर्फ इमरान खान था, इमरान खान के नाम पर वोट मिलते थे, उनकी अपना हल्कों में कोई असर रसूख नहीं है, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, वो बड़ी मोज़िज़ शख्सियात हैं, उनकी अपनी पहचान है, कोई कामयाब बिजनेसमैन है, कोई कामयाब और सनतकार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इलेक्टेबल जिस तरह कहें कि अवाम उनको देख के वोट दे देंगे, अपना कुछ मखसूस या महदूद उनका हल्का असर तो हो सकता है, लेकिन बड़ी तादाद में अवाम उनके पीछे नहीं खड़ी है। वो तो देखे ना, आज इनके से ज़्यादा पॉपुलर तो शेर अफजल मरवत साहब हो गए, वो सिर्फ इसलिए कि वो आज किससे जुड़े हुए। तो वो ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट है और मियाँ साहब को इस चीज़ का इदराक है, और इसी वजह से वो ये कहते हैं कि ये तासुर ख़त्म किया जाए जो पीपल्स पार्टी हम पे इल्ज़ाम लगा रही है और पीटीआई वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ तो ज्यादतियों का अगर अजाला हो रहा है तो इसे मुसल्लत करने का नाम ना दिया जाए, इसे सिलेक्शन का नाम ना दिया जाए। वो कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादतियों हुई थी, तो अब अजाला हो रहा है, तो अब क्यों मसाइल हो रहे हैं दूसरी पार्टियों को। देखिए, ज्यादतियों का इजाला आइन और कानून के तहत होता है ना। आप किसी दूसरे के साथ ज्यादती करके आप अपनी ज्यादती का इजाला तो नहीं कर सकते। मियाँ साहब के साथ अगर किसी ने ज्यादती की थी तो आइन और कानून मौजूद है। अब जिस किस्म का अजाला उनके साथ हो रहा है वैसा अजाला तो हमने कहीं नहीं देखा। आप देखें ना, 2013 का जो इलेक्शन था वो बिजली लोड शेडिंग पर लड़ा गया, 2018 का करप्शन पर लड़ा गया, अब 2024 का जो इलेक्शन है ये अगर महंगाई पर ही लड़ा जाता है तो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को बिल्कुल अलग कर रही है, नून लीग को महंगाई लीग का नाम दे रही है, आपको लगता है इतना आसान होगा इस चीज़ से निकलना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? सारे फैसलों में जब आप 16 महीने उनके साथ खड़े रहे तो आसानी तो नहीं हो सकती आपके, क्या आप इतनी आसानी से निकल जाएं? जी देखें, ये बयानिया कोई बाशऊर सियासी वर्कर तो मान सकता है कि वो पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को महंगाई लीग कह रहे हैं, कि ये ऐसा बाशऊर सियासी वर्कर हो जो एक बिरयानी का डब्बा खा के प्राडो के आगे नाच रहा हो, वो तो ये मान सकता है। लेकिन जिसको ये कल्ट कहते हैं, पढ़ा लिखा नौजवान, पढ़ा लिखा शहरी, जिसके सामने सब कुछ है, उनको याद नहीं है कि बिलावल साहब उस वक्त तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब मेरे ज़्यादा वज़ीर आज़म है, और उसी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर बिलावल साहब ने जहाज का इंजन ठंडे नहीं होने दिया, पूरी दुनिया फिरते रहे। तो अभी उनके ऊपर तनकीद बनती नहीं है, आवाम को पता है कि ये क्या करते रहे और मिल के करते रहे, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्रेडिट दोनों जमातों को जाता है, इतनी जल्दी ये जान नहीं छुड़वा सकते। तो आपको लगता है कि आने वाले जो भी हुकूमत होगी, अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा बनेगी? ऑल्दो आज बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम किसी IGI का हिस्सा नहीं बनेंगे, जो माजी में 1986 में हो चुका है, हम उसका दोबारा हिस्सा नहीं बनेंगे। ये तो IGI प्लस का हिस्सा रहे, वो जो जिस तरीके से हुकूमत गिराई गई और राजा रियाज अपोजिशन लीडर थे, और जिस तरीके से सहूलतकारी स्पीकर साहब ने की कि इसके इस्तीफे मंजूर करेंगे, उसको वापस नहीं आने देंगे। ये तो सारा जो जमहूरियत का मेला इन्होंने सिंध हाउस में जिसका इनेकाद किया था, और वहाँ से फिर वो जमहूरियत फली फूली, वो 16 माह हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर का मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन इलेक्शन भरपूर लड़ेगा और किसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलेगी, फैसले की घड़ी नज़दीक है। इलेक्शन की तारीख फाइनल होते हैं, 2 साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदालतों में लगे मुकदमात अब अहम हो गए हैं। सबकी नज़र अदालतों पर लगी हैं। अगले हफ्ते मुल्क की 2 बड़ी अदालतें यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और इमरान खान के अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। अवाम इन केसेस के फैसलों में दोनों रहनुमाओं का जो सियासी मुस्तकबिल है इसका फैसला भी तलाश कर रहे हैं। 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील सुन रहे होंगे। उधर 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत और फ़र्द जुर्म कलअदम करार देने की अपीलें भी सुनी जा रही होंगी। अब कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने का जो दारोमदार है वो एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस से बरी होने पर है। अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहतसाब अदालतों की तरफ से दी जाने वाली 7 साल और 10 साल की सज़ाएं बरकरार रखता है। ये नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद दूसरे केसेस की तरह इन केसेस में भी रिलीफ हासिल करने में कामयाब होंगे। नवाज शरीफ को पहली ही अदालतों से मिलने वाले खुसूसी रिलीफ पर सियासी जमातें बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही हैं। उन्हें लाडला प्लस कहा जा रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर साइफर केस में ज़मानत मिलने की बजाय
फर्द जुर्म लग गई है। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने के तफसीली फैसले में ऑब्जर्वेशन दी है कि चेयरमैन पीटीआई पर जो दफात लगाई गई हैं उनकी सज़ा या तो मौत है या फिर उम्र कैद। चेयरमैन पीटीआई ने अब रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक सुन रहे हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान को साइफर केस अदालत उज़्मा से भी वहाँ रिलीफ मिलता है या नहीं। अगर चेयरमैन पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ उनको नहीं मिलता, क्या उनका सियासी मुस्तकबिल होगा। इसके अलावा वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला भी चैलेंज कर दिया है। इंट्रा कोर्ट दरख्वास्त जो दी गई है उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आर्मी तनसीबात पर हमला करने वालों का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में ना करने का जो फैसला है इसको ख़त्म किया जाए। इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का सेक्शन 59(4) भी बहाल किया जाए। इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, सबसे पहले साइफर केस पर बात कर लेते हैं। साइफर केस में जो दफ़ात लगाई गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में, उसमें कहा गया है कि इसकी सज़ा या तो उम्र कैद है या सज़ाए मौत है। तो कितना ये ख़तरनाक साबित हो सकता है साइफर केस इमरान खान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया और आपने बड़ा अच्छा इंट्रो जो है वो इन सारे केसेस का किया है, जिसमें 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के केसेस शामिल हैं और एक पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है, जिसका केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ अपील्स फाइल हुई हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी डिटेल रीजंस देगा और उसके बाद एक इसके ऊपर 14 दिन के बाद केस लगेगा और डे टू डे इस चीज़ पे फैसला आएगा और फिर आइंदा जाके इसका फेट डिसाइड होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री लॉज हैं उनकी या मिलिट्री कोर्ट्स की एप्लीकेशन, सिविलियंस जो पाकिस्तान के अंदर 5 किस्म के हीनियस क्राइम्स हैं जिसके अंदर रियासत के ख़िलाफ़ लड़ना, इस्टेब्लिशमेंट की इंस्टॉलेशन के ऊपर ट्रेसपास करना, अटैक करना, आर्मी के अंदर बैठ के या आर्मी के बाहर बैठ के जो है स्पाई करना, एस्पिनेज करना और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीचेस करना। और फाइनली ये है कि जो पाकिस्तान से बाहर फॉरेन फंडिंग और फॉरेन फाइनेंसर्स बैठे हैं उनको किस तरह पाकिस्तान के लॉज के अंदर लाया जा सकता है। जो इस वक्त 23 अक्टूबर की जजमेंट आई हुई है, उससे जब ये दोनों अमेंडमेंट्स जो हैं 2D1 और सेक्शन 59(4) को स्ट्राइक डाउन किया गया है तो उससे एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम आया हुआ है। इसकी जो दफात की बहाली का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। इसमें जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट की कलअदम दफात की बहाली के लिए जो वजूहात बताई गई हैं उसमें कितना वजन है? देखें, जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है उसके अंदर तो कोई रीजंस नहीं दी गई और सिंपली उन्होंने ये कहा है कि 2D1 और सेक्शन 59(4) को अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। और उसके नीचे अब ये है कि सेक्शन 9 मई के ट्रायल्स हैं अब वो रेगुलर कोर्ट्स के अंदर जाएंगे, यानी कि या स्पेशल कोर्ट्स के अंदर या रेगुलर कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। ये सिर्फ एक आया है और उसके अंदर जो सेटिसाइड वाली बात है, वायरीज वाली बात है, वहाँ पे 4-1 का फैसला आया है। और जहाँ पे ये बात आई है कि जो 9 मई के ये लोग थे जिन्होंने अटैक किया या मॉब किया, उनके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल जो हैं वो चलने चाहिए। ये 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। लेकिन जो ग्राउंड्स फेडरल गवर्नमेंट की आई हैं या जिस पे हम बात करते रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वैलिड हैं और उसके अंदर अच्छी खासी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जान है। नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसके अंदर ये है कि आर्टिकल 8 के नीचे प्रोटेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफ़ा उस जो प्रोटेक्शन थी उसको स्ट्राइक डाउन किया है। दूसरा ये है कि आपके मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 48 साल से इन चीज़ों को वैलिडेट करती रही है और कभी भी ये नहीं कहा कि सिविलियंस का ट्रायल जो है इन 5 एरियाज़ के अंदर नहीं हो सकता। और उसके ऊपर 5 मेंबर्स बेंच से लेके 3 मेंबर्स बेंच और 17 मेंबर्स बेंच भी अवेलेबल हैं। और उसके बाद ये है कि जो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है, पार्लियामेंट की पावर है, उसके बाद ये आपका इम्यूनिटी है, इन चीज़ों को निकालना जो है, यानी कि आप उनको एक्सेप्शन जिस तरह आर्टिकल 8 के अंदर है, या उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ के अंदर आई है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या आर्टिकल 10A है। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बारहा अपने फैसलों के अंदर जो है वो वर्डिक्ट दे चुकी है और उन वर्डिक्ट की मौजूदगी के अंदर जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ है उससे जाके तो 1967 को वायरीज को स्ट्राइक डाउन करना या इन जो अमेंडमेंट्स है, तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा एरिया है। लेकिन अगर ये फैसला
फैसला बरकरार रहता है तो फिर इसका इतलाक तो उसके अंदर काफी चांसेस हैं कि ये सक्सीड हो। ये अगर कानून को कलअदम करार दे दिया गया तो इसका जो इतलाक है वो तमाम ट्रायल्स पर होगा फिर? देखें, अगर तो जो अभी 23 अक्टूबर वाली जजमेंट आई है, उन्होंने उसके अंदर 1967 की अमेंडमेंट्स जो हैं उनको स्ट्राइक डाउन किया है। अगर तो इस बेयर जजमेंट के अंदर जाया जाए तो इसका मतलब ये है कि इसका इतलाक जो है वो शायद 9 मई से पीछे भी चला जाए। लेकिन रीजनिंग के साथ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट देगी तो शायद इसका इतलाक जो है वो 9 मई से पीछे नहीं जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिली हुई है पाकिस्तान के अंदर इन सारे एरियाज़ के अंदर जहाँ के ऊपर आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, उनके ऊपर ये जो जजमेंट आई हुई है उससे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। और उसका ये है कि जो पिछले दिनों जितने भी आपके मुल्क के अंदर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं या आर्मी के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, अगर आप उनको मिलिट्री लॉज के अंदर लेके आना चाहें या उनको प्रोसिक्यूट करना चाहें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लॉ जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करता था इन एरियाज़ के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट असाइड कर दी है। और मेरा ये ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 9 मई के इंसिडेंट की हद तक रहती तो शायद इतनी लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी थी, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दे के इस मामले को ख़त्म कर देती। लेकिन जब वो 9 मई से आगे गए हैं और अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ लॉ को किया है तो उससे डेफिनेटली जो है फेडरल गवर्नमेंट का केस भी बनेगा और अच्छा बनेगा। बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान अहमद साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।